नमस्कारम, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। और आज की वीडियो है, ये होने वाली है पार्ट 4 वीडियो ऑन मार्क्सिस्ट लिटरेरी theory, and in this video we are going to solve 10 questions. And if you are preparing for exams like UGC NET literature, SET literature, TGT or PGT English, and Marxist theory is a part of your syllabus, then surely these 10 questions are going to help you a lot. तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, दैट इज जॉन स्ट्रैटेजीज लिटरेचर एंड डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर। तो सबसे पहले द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट लिटरेचर एंड डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म किन्होंने लिखा है वर्क, इट इज़ रिटन बाय जॉन स्ट्रैची। एंड नाउ वी हैव टू टेल कि ये वर्क कौन से ईयर में पब्लिश किया गया था। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एल्फा ऑप्शन, दैट इज 1934। लिटरेचर एंड डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म, दिस इज एन एसे। तो ये एक एसे है जो लिखा है जॉन स्ट्रैची ने। नाउ सी हेयर, जो डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म जो कॉन्सेप्ट है, इट इज़ रिलेटेड टू मार्क्सिज्म एंड ही इज़ लिंकिंग लिटरेचर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि जो आर्ट है उसको इकोनॉमिक बेस और जो सोशल स्ट्रगल्स हैं उनसे अलग नहीं किया जा सकता। एंड ही वांट्स टू से कि जो लिटरेचर है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म एंड बोथ थिंग्स आर इंटरडिपेंडेंट इन नेचर। Next question is, who among the following said that life is not determined by consciousness but consciousness by life? Now they have given us a statement और हमें बताना है कि ये बात किन्होंने बोली है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, कि वो बोलना क्या चाहते हैं by this statement that life is not determined by consciousness but consciousness by life, and then you will tell me कि ये लाइन किन्होंने बोली है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लाइफ का जो मतलब है, लाइफ स्टैंड्स फॉर द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पर्सन, इकोनॉमिक कंडीशंस, कि वो किस इकोनॉमिक कंडीशन में वो इंसान वहाँ पर रह रहा है, दैट इज़ लाइफ। एंड कॉन्शियसनेस का मतलब जो है यहाँ पर है, दैट इज़ आर बिलीव्स, आर कस्टम्स वगैरह, जो भी हम सोचते हैं, हमारे जो आइडियाज़ हैं, वो कॉन्शियसनेस का पार्ट है। तो वो कहना चाहते हैं कि जो लाइफ है ना, दैट इज़ नॉट डिटरमिन्ड बाय आवर कॉन्शियसनेस। मतलब कि जिस तरीके के मेरे बिलीव्स या आइडियाज़ हैं, दे आर नॉट गोइंग टू डिटरमाइन माई लाइफ। रादर क्या होने वाला है, बट द कॉन्शियसनेस इज डिटरमिन्ड बाय लाइफ। यानी कि जो मेरे आइडियाज़ और बिलीव्स होंगे वो किस चीज़ से इम्पैक्टेड हैं, दे आर इम्पैक्टेड बाय माय लाइफ। यानी कि लाइफ पहले आ रही है और फिर जैसे जिन हालातों में मैं पल बढ़ रही हूँगी, सो दे आर द ones who will shape my beliefs and my ideas. Let us understand this through an example. एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ दिस स्टेटमेंट। अगर एक मान लो कि एक स्टूडेंट है जो कि बहुत ही पुअर फैमिली से आता है, ही इज़ फ्रॉम पुअर फैमिली, तो वो बनना चाहता है डॉक्टर, ठीक है। तो पहले वो कोचिंग ज्वाइन कर लेता है, फिर वो देखता है कि जो उसकी फैमिली है वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वीक है, स्ट्रगल करता है, पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लेता है, धीरे धीरे वो अपनी जो कोचिंग क्लासेस है वो छोड़ने लग जाता है और भूखे पेट भी सोने लग जाता है। अब क्या होगा, उसकी ये लाइफ है, लाइफ इज़ डिटरमाइंड बाय इकोनॉमिक पुअर्टी। इतनी ज़्यादा पुअर्टी है तो वो इंसान क्या सोचेगा कि धीरे धीरे उसके दिमाग में आइडियाज़ डेवलप होने लग जाएंगे कि जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा अनफेयर है, बहुत ज़्यादा रिच और पुअर्टी का गैप है। रिच पीपल हैं वो ही जीवन में सक्सेस पा सकते हैं, बाकी सिर्फ हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होगा, पैसा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये उसकी कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाएगी। कैसे हो रही है, जब वो जिस तरीके की वो लाइफ जी रहा है, तो वो बोलना चाहते हैं कि भाई जो हमारी जो कॉन्शियसनेस है ना, वो लाइफ डिटरमिन करती है, ना कि उल्टा। अब जो गरीब बच्चा जिसका डॉक्टर बनने का सपना था, वो अपना सपना छोड़ करके बजाय उसके छोटी मोटी जॉब करने लग जाएगा ताकि वो फाइनेंशियली थोड़ा सा अपना खाने पीने पे ध्यान दे सके, बिकॉज दैट बिकम्स हिज प्रायोरिटी। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कार्ल मार्क्स एज वेल एज फ्रेडरिक एंगल्स। एक्चुअली दोनों ने ही लिखा था, बट हम प्रायोरिटी देंगे कार्ल मार्क्स को यहाँ पर। एंड दिस लाइन वॉज बींग स्टेटेड इन द वर्क द जर्मन आइडियोलॉजी। जर्मन आइडियोलॉजी। सो अगर ऑप्शन में आएगा बोथ ए एंड बी, वी विल गो फॉर बोथ ए एंड बी। और अगर ऑप्शन में सिर्फ ऐसे हैं तो वी विल गो फॉर कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्ट एंड सोशल लाइफ इज रिटन बाय जॉर्जी प्लेखनोव, वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आर्ट एंड सोशल लाइफ। आर्ट एंड सोशल लाइफ किन्होंने लिखा है, इट इज़ बाय जॉर्जी प्लेखनोव। और जो जॉर्जी प्लेखनोव है, ही इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ रशियन मार्क्सिज्म। रशियन मार्क्सिज्म के पापा बोला जाता है जॉर्जी प्लेखनोव को।
एंड ही हैज़ पब्लिश्ड दिस वर्क इन द ईयर 1912 और ये जब रशिया से बिलोंग करते हैं तो इन्होंने ओरिजिनली ये वर्क रशियन लैंग्वेज में लिखा विच वॉज लेटर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश. ईयर एंड हु ट्रांसलेटेड इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट जस्ट रिमेंबर कि आर्ट एंड सोशल लाइफ जो वर्क है वो किन्होंने लिखा. इट इज़ रिटन बाय जॉर्जी प्लेखनोव एंड हु इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ रशियन मार्क्सिज्म. तो इस वर्क में बेसिकली वो कहना चाहते हैं कि जो आर्ट है वो आइसोलेशन में नहीं क्रिएट होती है. दैट आर्ट एंड सोशल लाइफ ऑफ अ पर्सन इज़ वेरी वेरी इंटरकनेक्टेड एंड आर्ट कैन नॉट बी द रिजल्ट ऑफ आइसोलेशन. वो बोलना चाहते हैं कि जो हमारे दिमाग में जो आइडियाज़ आते हैं दे आर द प्रोडक्ट ऑफ आर माइंड. हमारा माइंड बनाता है आइडियाज़ और जो हमारा माइंड है माइंड इज़ द प्रोडक्ट ऑफ नेचर. कि हम किस तरीके के सोशल लाइफ में रह रहे हैं, किस तरीके के हम सराउंडिंग्स में रह रहे हैं. तो वो बोलते हैं दैट आर्ट एंड सोशल लाइफ आर वेरी मच इंटरकनेक्टेड. हेंस द वर्क आर्ट एंड सोशल लाइफ रिटन बाय जॉर्जी प्लेखनोव एंड पब्लिश्ड इन द ईयर 1912. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड द स्टेटमेंट. अब यहाँ पर दी गई एक स्टेटमेंट और हमसे पूछा है दैट दिस स्टेटमेंट इज बीइंग सेड बाय हुम. सबसे पहले समझते हैं स्टेटमेंट क्या दी गई है. Although one can speak of intellectuals, one cannot speak of non-intellectuals because the non-intellectuals do not exist. तो अगर हमें मतलब कि स्टेटमेंट का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा हमें कि भाई ये किसने बोली है, कोई हमारे पास कोई अंदाज़ा नहीं है, बट स्टिल वी कैन कंक्लूड टू द आंसर बाय द टर्म इंटेलेक्चुअल्स. हमें याद है कि जो इंटेलेक्चुअल्स के बारे में एंटोनियो ग्राम्ची ने बात की थी इन हिज वर्क प्रिजन नोटबुक्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स. तो अगर स्टेटमेंट का मतलब भी नहीं पता है स्टिल यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन इफ़ यू आर अ लिटिल मोर अवेयर अबाउट द कॉन्सेप्ट्स. इसी तरीके से हमें रिविजन करना है भले ही क्वेश्चन नहीं आता हो बट ट्रस्ट मी व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग और जब आप थोड़ा सा इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हो यू कैन वेरी वेल मार्क दी आंसर. तुक्का भी सही लगेगा फिर आपका. कमिंग बैक टू द क्वेश्चन ऑल्दो वन कैन स्पीक ऑफ इंटेलेक्चुअल्स. तो ये बात कर रहे हैं कि भाई ठीक है इंटेलेक्चुअल्स हैं बट वन कैन नॉट स्पीक ऑफ नॉन इंटेलेक्चुअल्स बिकॉज नॉन इंटेलेक्चुअल्स डू नॉट एग्जिस्ट. तो ये बोलना चाहते हैं कि भाई देखो बेसिकली इंटेलेक्चुअल्स एग्जिस्ट करते हैं एंड देयर इज़ नथिंग विच इज़ कॉल्ड एज नॉन इंटेलेक्चुअल. कोई भी इंसान ऐसा नहीं है दुनिया में जिसको आप नॉन इंटेलेक्चुअल घोषित कर दो. कि जैसे कि हम बहुत ज़्यादा किसी से हमारी लड़ाई हो जाती है या कोई हमें समझ नहीं पाता तो हम उसको बोल देते कि भाई ये तो गवार है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा. लेकिन वहीं पर एंटोनियो ग्राम्ची जो हैं वो बोलते हैं कि भाई नॉन इंटेलेक्चुअल जैसा तो कुछ होता ही नहीं है. आप नहीं बोल सकते किसी को नॉन इंटेलेक्चुअल. इवन एक जो छोटा सा आदमी है जो रिक्शा चलाता है उसे भी ये समझ है कि किस तरीके से सिटी में एग्जिस्ट करना है, किस तरीके से मोल भाव करना है, कितना फेयर चार्ज करना है. तो यू कैन नॉट कॉल दैट पर्सन एज नॉन इंटेलेक्चुअल. दैट इज़ बेसलेस. There is no human activity from which every form of intellectual participation can be excluded. तो वो बोल रहे हैं कि भाई नॉन इंटेलेक्चुअल का एग्जिस्ट करना होना ही इम्पॉसिबल है. तो फिर वो दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं. वन इज़ द ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स एंड सेकेंड वन इज़ द ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स. ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स एंड ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स. तो बोलते दो कैटेगरीज हैं. नॉन इंटेलेक्चुअल जैसा कुछ होता ही नहीं है और दो कैटेगरीज कौन सी है हमारे पास, ट्रेडिशनल एंड ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स. एंड दिस वाज गिवन बाय एंटोनियो ग्राम्ची. एंटोनियो ग्राम्ची ये हो गया हमारा सही आंसर. इन द वर्क प्रिजन नोटबुक्स उन्होंने एक लिखा वर्क प्रिजन नोटबुक्स जब वो जेल में थे और इसका जो ईयर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 1929 से 35 तक के बीच में इन्होंने ये वर्क लिखा था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ अ वर्क. यहाँ पर हमें दिया गया है वर्क दैट इज अ नोट ऑन लिटरेरी क्रिटिसिज्म पब्लिश्ड इन द ईयर 1936. ईयर भले ही ना याद रहे कोई बात नहीं. अ नोट ऑन लिटरेरी क्रिटिसिज्म. पहले हम वर्क को एक बारी ढंग से बोलेंगे, प्रोनाउंस करेंगे. विल रीड द वर्क अलाउड. दैट इज अ नोट ऑन लिटरेरी क्रिटिसिज्म. ये हमारे वर्क का नाम हो गया. और इस वर्क को किन्होंने लिखा है. दिस वर्क इज रिटन बाय जेम्स टी फेरल. This is written by James T. Farrell. So now what happened during 1930s के दौरान क्या हो रहा था जब मार्क्सिस्ट लिटरेरी थ्योरी बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रही थी. तो उसके जो रेडिकल आइडियाज़ हैं कि भाई जो प्रोलेटेरिएट्स हैं वो आकर के एक विद्रोह कर देंगे, एक रेवोल्यूशन होगा एंड देन दे विल कम टू द पावर. तो बहुत ज़्यादा वर्क्स में दिखाई देने लग गया था. एंड देन टू पीपल केम इन टू पिक्चर. वन इज़ माइकल कोल्ड एंड वन इज़ ग्रैनविल हिक्स. तो कोल्ड
एक तो कोल्ड हो गया, ठंडी ठंडी, एंड वन इज़ हिक्स, जैसे हम विक्स खाते हैं, सो दिस इज़ हिक्स. सो जस्ट रिमेंबर बाय देयर दीज सरनेम्स, हमें बस याद करना है कोल्ड एंड हिक्स. तो इन दोनों इंसानों ने आकर के क्या बोला कि भाई बहुत ज़्यादा मार्क्सिज्म फैल रहा है, बहुत रेडिकलाइज कर दिया इन्होंने, तो बुराई करने लग गए वो. फिर आते हैं पिक्चर में जेम्स टी फेरल, और उन्होंने वर्क लिखा दैट इज़ अ नोट ऑन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जिसमें आकर के वो डिफेंड कर रहे हैं द मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. वो बोल रहे हैं कि भाई लिखने दो ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, लिख तो रहे हैं वो एक्चुअली में, एंड दे आर नॉट राइटिंग समथिंग विच इज़ बैड और वर्स फॉर द सोसाइटी, एंड एवरीबडी हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़. तो आप कौन होते हो भाई, कोल्ड एंड हिक्स, हु आर यू टू चैलेंज दीज आइडियाज़? So it liberated a section of Great Depression's radical intelligentsia from vulgar, over-politicized approaches to cultural criticism. And these Farrell challenges the leading radical literary critiques of Cold and Hicks. और यहाँ पर ये सवाल उठाते हैं लिटरेचर फ्रॉम सोसाइटी एंड इकोनॉमिक्स, द रोल ऑफ ट्रेडिशन इन लिटरेरी क्रिएशन, द रोल ऑफ लिटरेचर इन प्रोपागेंडा एंड द नेचर ऑफ एस्थेटिक वैल्यू. सो इन सारी चीज़ों के बारे में वो रिलेट करके दे इज टॉकिंग अबाउट इन हिज वर्क. Next question is History and Class Consciousness is a work which is written by whom? History and Class Consciousness, and this work is written by George Lucas. So चार्ली जो ऑप्शन है हमारा, ये सही आंसर है, जॉर्ज लुकास, एंड ही वॉज बोर्न इन हंगरी. इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क्सिस्ट फिलोसफर, और इनके बाकी वर्क्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस में ही इज़ टॉकिंग अबाउट द क्लास कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल, एंड दिस वर्क इज़ रिटन बाय जॉर्ज लुकास. बाकी सारे ऑप्शन जैसे कि एंटोनियो ग्रामची जो कि प्रिजन नोटबुक्स हो गया, उनका ट्रेडिशनल एंड ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स का कॉन्सेप्ट हो गया, फिर ल्यूइस एल्थ्यूजर का ISA एंड RSA का कॉन्सेप्ट हो गया, टेरी ईगल्टन हु इज़ फ्रॉम इंग्लैंड, एंड ऑल हिज वर्क्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनके सिर्फ वर्क्स की क्रोनोलॉजी थोड़ी देखनी है आपने टेरी ईगल्टन की. और जॉर्ज लुकास का ये मानना था कि जो नोवेल है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, एंड इट शुड टेल द रियल थिंग्स अबाउट द सोसाइटी, झूठ पे बेस्ड ना होनी चाहिए, ज़्यादा फिक्शन नहीं होना चाहिए एक नोवेल में. सो दिस वॉज द आइडिया ऑफ जॉर्ज लुकास. Coming on to the last question of today's video, that is, who among the following wrote the work The Making of English Working Class? वर्क को दोबारा से ध्यान से पढ़ना है. द मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास 1963. द मेकिंग ऑफ इंग्लिश वर्किंग क्लास, और ये जो वर्क है दिस वॉज रिटन बाय E.M. Thompson. So E.M. Thompson has written the work The Making of English Working Class. एंड सिमिलरली हमारे पास एक और वर्क है जिसका नाम है द कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड. यहाँ पर मेकिंग है, यहाँ पर कंडीशन है, कंडीशन के बारे में बताया गया था, द कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड. एंड इन द कमेंट सेक्शन यू विल टेल मी कि ये वर्क किन्होंने लिखा है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ द मार्क्सिस्ट लिटरेरी थ्योरी इवन. तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि पेपर में क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ेंगे हम सारे चीज़ों को. The making of the English working class and the condition of the working class in England. Similar से work है sounding, पर अब हम याद कर लेंगे, and comment section में you will tell me. Other options will see Raymond Williams का जो the most important work है that is Culture and Society. Culture and Society लिखा है रेमंड विलियम्स ने. और एक और हमारे पास वर्क है which is Culture and Anarchy. Culture and Anarchy which is written by Matthew Arnold. रेमंड विलियम्स का क्या है, Culture and Society, एंड Culture and Anarchy जो है वो मैथ्यू आर्नोल्ड का हो गया. रिचर्ड हॉगार्ट को वी विल स्टडी अंडर द हेडिंग ऑफ कल्चरल स्टडीज, एंड एंटोनियो ग्रामची के वर्क्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन डिटेल. So that's all for today's video, and keep doing exercise. जो नहीं भी कर रहे हैं ना, प्लीज़ इसको मजाक में मत लो. हेल्थ इज़ वेल्थ. पढ़ाई हो जाएगी, पर अगर शरीर ही कामयाब नहीं है, बैठने का मन नहीं करेगा, बुक्स खोलने का मन नहीं करेगा, तो पढ़ाई नहीं होगी. ऑब्वियसली यू नीड एन एक्टिव ब्रेन टू लर्न समथिंग. और जितना कंपटीशन अब बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन, भाई यू नीड टू रियली सिट एंड यू विल हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड, और आपका टाइम टेबल बहुत ही अच्छा होना चाहिए. ठीक है, फिर समय पे सारी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं. And there is no need to take stress about the exams. Happily prepare for the exams. Take care of yourself. Keep smiling and just stay happy. Goodbye to all.